हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम खाद्य पोषण एवं स्वच्छता पढ़ेंगे। तो हम पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको लगभग पूरा सिलेबस है जो कवर हो जाए, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। संतुलित आहार पढ़ेंगे। संतुलित आहार अर्थ एवं परिभाषा। संतुलित आहार का अर्थ क्या है एवं इसकी परिभाषा क्या है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी खाद्य समूहों जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, वसा आदि में से खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हों तथा यह आहार मानव की पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति करे। संतुलित आहार मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति करता है। संतुलित आहार में शारीरिक मांग के अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित रहता है। संतुलित आहार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखते हैं संतुलित आहार की परिभाषा क्या है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल शारीरिक मांग के अनुरूप उचित मात्रा में उपस्थित हों। इसके साथ ही यह अल्प आहार काल हेतु एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ मात्रा में अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करें। संतुलित फिर से एक बार देख लेते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल शारीरिक मांग के अनुरूप उचित मात्रा में उपस्थित हों। इसके साथ ही यह अल्प आहार काल हेतु एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ मात्रा में अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करें। संतुलित आहार का महत्व क्या है, तो हम देखते हैं संतुलित आहार का महत्व क्या है। तो निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझते हैं। संतुलित आहार ग्रहण करने से व्यक्ति के शरीर में समस्त पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति होती है। दूसरा है संतुलित आहार विभिन्न प्रकार के रोगों एवं संक्रमणों को रोकने में सहायक है। संतुलित आहार मनुष्य को विभिन्न रोगों एवं संक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। संतुलित आहार में उपस्थित विटामिन, खनिज लवण एवं प्रोटीन विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है संतुलित आहार व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। यह मनुष्य की मानसिक क्षमताओं, स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है संतुलित आहार आयु एवं लंबाई के अनुसार उचित शारीरिक भार को बनाए रखने में सहायक है। कम आहार ग्रहण करने से मनुष्य अल्प पोषण से ग्रसित होता है तथा अधिक आहार ग्रहण करने से मोटापे एवं अन्य संबंधित रोगों का शिकार हो सकता है। संतुलित आहार व्यक्ति के उचित शारीरिक भार को बनाए रखने में सहायक है। अगला पॉइंट है संतुलित आहार द्वारा उत्तम शारीरिक वृद्धि संभव है। संतुलित आहार द्वारा उपयुक्त भार एवं लंबाई प्राप्त करना संभव है। साथ ही इसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विकास होता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि विभिन्न वृद्धि कालों जैसे शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में संतुलित आहार ग्रहण करना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है संतुलित आहार व्यक्ति की आयु में वृद्धि करता है। साथ ही यह जीवन के कुल उत्पादक वर्षों में भी वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार द्वारा शरीर को रेशा तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन तथा सेलेनियम जैसे तत्वों की भी प्राप्ति होती है। इसमें कुछ मात्रा में फाइटोकेमिकल्स जैसे फ्लेवोन्स एवं पॉलीफिनॉल्स भी उपस्थित होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एवं पॉलीफिनॉल शरीर को विभिन्न प्रकार की क्षति एवं कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। अगला पढ़ेंगे हम संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। सभी व्यक्तियों के शारीरिक पोषक तत्वों की मांग समान नहीं होती है। इस कारणवश एक आहार जो एक व्यक्ति के लिए संतुलित है दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यकता से कम या
पोषक तत्व प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। संतुलित आहार को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे आयु। एक ही आहार सभी आयु वर्गों के लिए संतुलित नहीं कहा जा सकता है। जैसे बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है। बढ़ते हुए बच्चों को प्रति किलोग्राम शारीरिक भार अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों एवं किशोरों को वृद्धि हेतु शरीर निर्माणकारी तत्व जैसे प्रोटीन एवं नियामक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, लवण की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को अधिक ऊर्जादायक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। इस आयु में व्यक्ति की पोषक तत्वों की मांग स्थिर बनी रहती है। वृद्धावस्था में शरीर शिथिल पड़ जाता है, पाचन तंत्र की क्रियाशीलता में कमी आती है, चयापचय की दर भी कम हो जाती है एवं पौष्टिक तत्वों की मांग जीवन की अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कम होती है। लिंग यह भी प्रभावित करने वाला कारक है। महिलाओं एवं पुरुषों की शारीरिक बनावट, आकार, भार एवं क्रियाशीलता में अंतर होता है। पुरुषों में आधारीय चयापचय की दर भी अधिक होती है। इस कारणवश पुरुषों को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। महिलाओं को विशेष रूप से लवण की आवश्यकता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला पॉइंट है क्रियाशीलता व्यवसाय। व्यक्ति की क्रियाशीलता का स्तर व्यक्ति की ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की मांग को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों जैसे खदान में काम करने वाले श्रमिक, लोहार आदि को सामान्य अथवा हल्का शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा एवं बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों की अधिक आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता कम होने के साथ ही ऊर्जा की मांग में भी कमी आती है। व्यक्तियों की क्रियाशीलता के अनुरूप ही उनके लिए संतुलित आहार आयोजन किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है विशेष शारीरिक अवस्था। इसमें जैसे महिलाओं में गर्भावस्था एवं स्तनपान की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग में वृद्धि होती है। अतः इस स्थिति के अनुरूप संतुलित आहार के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। रोग की अवस्था में भी संतुलित आहार के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जलवायु एवं मौसम। स्थान विशेष की परिस्थिति एवं मौसम भी ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। ठंडे प्रदेशों में शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक गर्म प्रदेशों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है खाद्य पदार्थों का मूल्य। उच्च आय समूह के व्यक्ति संतुलित आहार आयोजन में अधिक मूल्य वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, दालें तथा फल अधिक मात्रा में तथा अनाज, मौसमी फल एवं सब्जियां सामान्य मात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्ति अधिक महंगी खाद्य वस्तुओं को सामान्य मात्रा में तथा सस्ती अथवा कम कीमत वाली खाद्य वस्तुओं को अधिक मात्रा में अपने आहार में सम्मिलित कर आहार को संतुलित बनाने का प्रयास कर सकते हैं। निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति महंगी खाद्य वस्तुओं का अल्प मात्रा में प्रयोग करते हैं। वे अपेक्षाकृत सस्ते खाद्य पदार्थों के विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे मोटे अनाज, मौसमी फल, सब्जियां, हरी सब्जियां आदि। पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पोषक तत्वों को उनकी प्रकृति एवं कार्य की उपयुक्तता के आधार पर विभाजित किया गया है। विभाजित कर सकते हैं। पोषक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। आपने पढ़ा था कि बृहद पोषक तत्व जो शरीर में ज़्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। आहारी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शर्करा है। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट पशु जगत के पोषण का मुख्य साधन है। पौधों में पाए जाने वाले हरे तत्व क्लोरोफिल में असंख्य रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यह क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी में उपस्थित वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी की सतह से पानी लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट
का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पौधे ही हैं। यह तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के अनाजों तथा पौधों की जड़ों में पाया जाता है। चावल, शर्करा, आलू, गेहूँ, बाजरा, अन्य सभी धान्य और जड़दार सब्जियों में यह तत्व बहुतायत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो विभिन्न तत्वों के संयोग से बना है। इसमें निहित तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। इन तीनों तत्वों के पारस्परिक रासायनिक संयोग के परिणामस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संगठन होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पहला है मोनोसेकेराइड। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। ये वह एकल रासायनिक इकाई है जिसके संयोजन से जटिल कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। मोनोसेकेराइड में 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। मोनोसेकेराइड में कितने प्रकार की शर्करा पाई जाती है? 3 प्रकार की। ग्लूकोज। समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के पश्चात ग्लूकोज के रूप में ही शरीर में शोषित होते हैं। ये सबसे सरल शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है? यह ठोस, रवेदार, स्वाद में मीठा और पानी में घुलनशील है। यह फलों के रस में पाया जाता है। लैक्टोज। यह शरीर में पाचन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। अगला है डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की 2 इकाई मिलाकर डाइसेकेराइड की 1 इकाई बनती है। इसमें 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। पहला है माल्टोज। यह विशेषकर अंकुरित अनाजों में पाई जाती है। माल्टोज किसमें पाई जाती है? यह अंकुरित अनाज में पाई जाती है। लैक्टोज। यह शर्करा दूध में पाई जाती है। लैक्टोज किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज को। सुक्रोज। इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा कहते हैं। पॉलीसेकेराइड। अगला है क्या है? पॉलीसेकेराइड। एक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ 2 से अधिक शर्करा इकाइयों से मिलकर बनती है। यह निम्न रूपों में पाया जाता है। स्टार्च। यह पौधों की जड़ों व बीज में पाया जाता है। स्टार्च किसमें पाया जाता है? पौधों की जड़ों व बीज में पाया जाता है। अगला है सेलुलोज। यह केवल पौधों में पाया जाता है तथा मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता है। सेलुलोज पौधों में पाया जाता है, इसका मनुष्यों में पाचन नहीं होता है। डेक्स्ट्रीन। स्टार्च युक्त भोजन को पकाने व भूनने से डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च युक्त भोजन को पकाने व भूनने से किसमें परिवर्तित हो जाता है? डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजन। इसे पशु स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि यह पशुओं के यकृत में जमा होता है। किसमें जमा होता है? पशुओं के यकृत में। पेक्टिन पके हुए फलों में उपस्थित होता है। यह चीनी की उपस्थिति में जेली का रूप धारण कर लेता है, अतः फल का पेक्टिन जेली जमाने के प्रयोग में लाया जाता है। स्टार्च तथा ग्लाइकोजन पाचनशील होते हैं जो शरीर द्वारा पचाए जा सकते हैं। सेलुलोज तथा पेक्टिन पाचनशील नहीं होते, अर्थात मानव शरीर द्वारा इन पॉलीसेकेराइड्स का पाचन नहीं हो पाता। भोजन में स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के समस्त स्रोत वनस्पति जगत में ही विद्यमान हैं। यह विभिन्न अनाजों, फलों, सब्जियों तथा अन्य भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। अनाजों में मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना आदि में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खजूर, अंगूर, केला, किशमिश, मुनक्का, सूखी खुबानी तथा अंजीर जैसे फल भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। अनाजों एवं फलों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थों में भी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं गुड़, शहद, अरारोट, शीरा, शकरकंद, आलू आदि। वैसे न्यूनाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रायः सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम में अनाज में 63 से 79%, दाल में 56 से 60, कंदमूल या आलू, शकरकंद आदि में 22 से 39%, नट्स व तेल बीज में 10 से 25%, शक्कर में 99.4%, साबूदाना में 87.1%, गुड़ में
95.0% कार्बोहाइड्रेट होता है। स्रोत यह भारतीय आयुर्विज्ञान एवं शोध परिषद द्वारा लिया गया है। दैनिक आवश्यकताएं। विभिन्न विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित दैनिक आहारी एवं पोषकीय आवश्यकताओं की तालिकाओं के अंतर्गत भारतीयों के लिए कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार वसा, प्रोटीन आदि से शरीर को जितनी मात्रा में कैलोरीज मिल जाए, बाकी शेष बची कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होनी चाहिए। अतः लगभग 50 से 65% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए। कितना? 50 से 65। पाचन एवं अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। जब भोजन चबाया जाता है तो वह लार के संपर्क में आता है। लार में एक तरह का अल्फा एमाइलेज पाया जाता है जिसे टालिन कहते हैं। टालिन की क्रिया से स्टार्च का परिवर्तन डेक्स्ट्रीन तथा माल्टोज में हो जाता है। पके हुए भोज्य पदार्थों पर यह क्रिया अधिक अच्छी तरह से होती है क्योंकि पकाने की क्रिया के परिणाम स्वरूप स्टार्च कोशिकाओं की भित्तियाँ फट जाती हैं और इन पर एंजाइम की क्रिया शीघ्रता से होने लगती है। आमाशय में भोजन के पहुंचने पर इस एंजाइम की क्रियाशीलता बंद हो जाती है। पाचन की प्रमुख क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है और सरलतम शर्कराएं तैयार होती हैं। पाचन के अंत में एकल शर्करा इकाई में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज बनते हैं जिनका अवशोषण आंतों के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ रूप जो पच नहीं सकते जैसे सेलुलोज अन्य पदार्थों के साथ उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। सरल शर्कराएं यकृत में पहुंचाई जाती हैं। ग्लूकोज का कुछ भाग मांसपेशियों द्वारा भी ले लिया जाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा देना है। यह ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इससे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है तथा यह शरीर में संग्रहित होकर भी आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन की बचत में सहायक। भोजन में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित प्रोटीन की बचत में भी सहायक है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इससे समुचित मात्रा में कैलोरी प्रदान होगी। अतः प्रोटीन की मात्रा अन्य कार्यों के लिए सुरक्षित रहती है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायक होता है। लैक्टोज शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। लैक्टोज शरीर में किसके अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम की। वसा की बचत में सहायक। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से शरीर में वसा की बचत में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी सहायक होता है। अगला पॉइंट है पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थों अर्थात मल के विसर्जन में सहायक होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट का कोई पोषण मूल्य तो नहीं होता परंतु यह हमारी आंतों की मांसपेशियों की गति को तीव्रता प्रदान करती हैं। ये फीके व रेशे युक्त होते हैं, इन्हें रेशा कहते हैं। इसके द्वारा मल अधिक देर तक आंत में नहीं रहता और मल द्वार से बाहर आ जाता है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती। भोजन को स्वाद प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रायः सभी भोज्य पदार्थ मीठे युक्त स्वाद वाले होते हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि आहार में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ के समावेश से भोजन अधिक स्वादिष्ट बनता है तथा रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाता है। अगला पॉइंट है अनेक गंभीर रोगों से सुरक्षा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कुछ गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अधिक रेशा युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन से हृदय रोगी को आराम मिलता है क्योंकि ऐसे आहार में वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहती है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करने में सहायक है। किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करने में भी सहायक है। कार्बोहाइड्रेट का चयापचय उपयोग। अवशोषण के पश्चात
मोनोसैकेराइड रक्त परिसंचरण में प्रवेश करते हैं तथा यकृत में जाते हैं। यकृत की कोशिकाओं में गैलेक्टोज तथा फ्रक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज का एक भाग ग्लाइकोजन में बदल जाता है तथा कुछ भाग यकृत में ऊर्जा के लिए अपचय हो जाता है। ग्लूकोज का शेष भाग रक्त में परिसंचरित हो जाता है तथा शरीर के अन्य ऊतकों जैसे कंकाल की मांसपेशियों, गुर्दों तथा वसा ऊतकों में वितरित कर दिया जाता है। लंबी अवधि तक भूखे रहने की स्थिति में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज की आपूर्ति की जाती है, जिसमें ग्लूकोज को पायरूवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल तथा एमिनो एसिड जैसे पदार्थों से संश्लेषित किया जाता है। एमिनो एसिड प्राप्त करने हेतु प्रोटीन का अपचय किया जाता है, जबकि ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे आहारी रेशा। क्या है आहारी रेशा? रेशा कार्बोहाइड्रेट का वह भाग है जिसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं हो पाता। यह शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, परंतु कई कार्यात्मक गुणों के कारण यह शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर आहारी रेशे को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, घुलनशील तथा अघुलनशील। घुलनशील रेशे में क्या होता है? घुलनशील रेशे में पैक्टिन, गम्स, म्यूसिलेजेस तथा हेमिसेलुलोज सम्मिलित होते हैं। अघुलनशील रेशे में सेलुलोज, कुछ हेमिसेलुलोज तथा लिग्निन आते हैं। घुलनशील रेशा जठरीय मार्ग को विलंब से खाली करने में मदद करता है, आंतों के माध्यम से पारगमन के समय को बढ़ाता है तथा पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज के अवशोषण को घटाता है। दूसरी तरफ अघुलनशील रेशा आंतों में पारगमन के समय को कम करता है। अघुलनशील रेशा क्या करता है? आंतों में पारगमन के समय को कम करता है तथा मल के भार को बढ़ाकर उत्सर्जन में मदद करता है। आहारी रेशे के संभावित स्वास्थ्य लाभ। तो क्या है रेशे के लाभ? आहारी रेशा तथा पेट का कैंसर। कैंसर के कारकों कार्सिनोजेंस को कम करने तथा आंत्र मार्ग से त्वरित निष्कासन द्वारा आहारी रेशा कैंसर प्रतिरोधक का कार्य करता है। आहारी रेशा तथा हृदय रोग। जिन व्यक्तियों के आहार में रेशे की मात्रा अधिक होती है, उनमें हृदय रोग की संभावना कम देखी जाती है। रेशे का प्रकार अधिक महत्वपूर्ण है। जई का भूसा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी सहायक है। यह आंतों में पित्त, अम्ल तथा कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण तथा पुनः परिसंचरण में अवरोध उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार यह परिसंचारी कोलेस्ट्रॉल की सांद्रता को कम करने में सहायक होता है। आहारी रेशे का पुरुषों में उच्च रक्तचाप की समस्या से नकारात्मक संबंध देखा गया है। आहार में रेशे के सेवन द्वारा शरीर में वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण देरी से होता है, जिस कारण इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ जाती है तथा ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम हो जाता है। अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन के अनुसार प्रतिदिन न्यूनतम 20 ग्राम आहारी रेशे का सेवन करना चाहिए। कितना? 20 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की कमी। विभिन्न भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की समुचित मात्रा विद्यमान होने के कारण सामान्य रूप से हमारे आहार में इसकी कमी नहीं हुआ करती। कार्बोहाइड्रेट से शरीर मुख्य रूप से ऊर्जा ग्रहण करता है। कमी होने की स्थिति में शरीर का वजन घटने लगता है तथा त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। व्यक्ति दुर्बलता महसूस करने लगता है तथा चेहरे से चमक भी कम होने लगती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होगा? सामान्य से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से भी शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप मोटापा हो जाता है। वास्तव में जब शरीर में सामान्य से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एकत्र हो जाता है तो वह वसा तंतुओं के रूप में बदल जाता है। परिणामस्वरूप वजन में वृद्धि हो जाती है। शरीर की चुस्ती कम होने के कारण व्यक्ति साधारण परिश्रम से ही थक जाता है। इस स्थिति में मस्तिष्क की क्रियाशीलता तथा मांसपेशियों की कार्य क्षमता घट जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाकर नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम वसा।
वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से होता है। वसा का निर्माण एक ग्लिसरॉल पदार्थ तथा एक वसीय अम्ल के संयोजन से होता है। वसीय अम्लों की निम्न भागों के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है, जैसे संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, छोटी श्रृंखला, मध्यम श्रृंखला, लंबी श्रृंखला वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल, ट्रांस वसीय अम्ल। संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय अम्ल। वसा में विद्यमान वसीय अम्ल इसके भौतिक, रासायनिक गुणों और जैविक महत्व को निर्धारित करते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल के विद्यमान होने पर यह सामान्य कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं, जबकि जो वसा असंतृप्त वसीय अम्ल के विद्यमान होने के कारण कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, उन्हें तेल कहा जाता है। संतृप्त वसीय अम्लों के खाद्य स्रोत। संतृप्त वसीय अम्ल के खाद्य स्रोत पशुजन्य वसा, नारियल तेल तथा वनस्पति हैं, जबकि पौधों से प्राप्त सभी प्रकार के अन्य तेल असंतृप्त वसा के खाद्य स्रोत हैं, जैसे सूरजमुखी, सरसों, जैतून का तेल, कैनोला का तेल, चावल की भूसी का तेल, मूंगफली का तेल आदि। छोटी श्रृंखला, मध्यम श्रृंखला, लंबी श्रृंखला वसीय अम्ल। इन वसीय अम्लों में कार्बन की श्रृंखला में विभिन्नता होती है। आवश्यक वसीय अम्ल क्या है? शरीर के लिए 2 वसीय अम्ल आवश्यक होते हैं, लिनोलिक तथा लिनोलेनिक अम्ल। ये मछली में पाए जाते हैं तथा हृदय के स्वास्थ्य हेतु अच्छे माने जाते हैं। ट्रांस वसीय अम्ल। मार्जरीन वनस्पति बनाने के लिए वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में ट्रांस वसीय अम्लों का उत्पादन होता है। मानव आहार में ट्रांस वसीय अम्लों के प्रमुख स्रोत हैं। व्यावसायिक रूप से बेक किए गए उत्पाद, वनस्पति में गहरे तले हुए नमकीन उत्पाद तथा मिठाइयाँ। ट्रांस वसीय अम्ल और संतृप्त वसीय अम्ल रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं। वर्गीकरण। सरल लिपिड्स, इन्हें साधारण लिपिड्स भी कहते हैं। ये वसीय अम्ल व विभिन्न अल्कोहलों के साथ बनते हैं। वसा या तेल, इसमें वसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल होता है। साधारण कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में वसा कहलाता है तथा द्रव अवस्था में वसा को तेल कहते हैं। यौगिक लिपिड्स, जब वसा के साथ अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं तो उसे यौगिक लिपिड्स कहते हैं। जब वसा के साथ अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं तो उसे यौगिक लिपिड्स कहते हैं। फास्फोलिपिड्स, इनमें वसीय अम्लों के साथ फास्फोरिक अम्ल तथा अल्कोहल होता है। ग्लाइकोलिपिड्स, ये शर्करा युक्त होते हैं। इनमें वसीय अम्लों के साथ शर्करा पाई जाती है। प्रोटियोलिपिड्स, इनमें लिपिड्स के साथ प्रोटीन के अणु जुड़े होते हैं। व्युत्पादित लिपिड्स, सरल तथा यौगिक लिपिड्स के जल अपघटन अथवा एंजाइम्स द्वारा पाचन के बाद बने पदार्थ इस समूह में आते हैं। स्टेरॉल क्या है? यह रासायनिक रूप से वसा नहीं कहलाते हैं। इनमें वसीय अम्ल तथा अल्कोहल होते हैं। स्टेरॉल 2 प्रकार के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, यह पशु जगत से प्राप्त होता है। मानव शरीर में यह स्टेरॉल त्वचा के नीचे उपस्थित होता है, जो धूप की क्रिया से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने पर यह धमनियों के अंदर की दीवार पर जम जाता है, जिससे रक्तवाहिनी संकुचित हो जाती है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। ऑर्गेस्ट्रॉल, यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। यह विटामिन डी की चयापचय में बहुत सहायक होता है। ग्लिसरॉल, यह 3 कार्बन अणुओं वाले अल्कोहल है तथा सभी खाद्य वसाओं में पाया जाता है। वसीय अम्ल एक समान संख्या वाली कार्बन श्रृंखला होती है। तो वसा का भोजन में स्रोत। वसा हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है? वसा वनस्पति व पशु जगत दोनों ही वर्गों से प्राप्त की जा सकती है। वसा प्राप्ति के साधनों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं: पशुजन्य साधन, वनस्पतिक साधन।
पशुजन्य साधन, इन स्रोतों के अंतर्गत दूध, दूध के उत्पाद, मांस, मछली, अंडे के पीले भाग आदि से प्राप्त वसाएं आती हैं। वानस्पतिक साधन, वानस्पतिक वसा अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौला आदि के तेलों तथा विभिन्न प्रकार के बीजों तथा सूखे मेवों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अनाजों आदि में भी कुछ मात्रा में वसा पाई जाती है। सोयाबीन में अच्छी मात्रा में वसा होती है। दैनिक आवश्यकताएं, वसा की आवश्यकता हमें दैनिक रूप से कितनी होनी चाहिए? भारतीयों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा सभी आयु वर्गों हेतु वसा की आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। 2400 किलो कैलोरी के आहार में 40 ग्राम वसा होती है। 2400 किलो कैलोरी के आहार में 40 ग्राम वसा होती है, जिसमें 25 ग्राम वसा अदृश्य वसा स्रोतों से आनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि कुल ऊर्जा का 10% अदृश्य वसा द्वारा मिलना चाहिए। पाचन एवं अवशोषण, मुंह तथा आमाशय में वसा की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। भोजन में वसा की मात्रा होने से भोजन आमाशय में अधिक देर तक रोक कर रखा जाता है। इसी कारण पेट अधिक समय तक भरा महसूस होता है। जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है तो वह अग्नाशय में बनने वाले वसा पर क्रिया करने वाले लाइपेज तथा पित्तरस भोजन की वसा पर क्रिया करके वसा को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते हैं, जिससे अवशोषण में मदद मिल सके। इन्हें काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ये लसिका वाहिनियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। वसा पाचन क्रिया द्वारा आंतों में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल में बटकर आंत में प्रवेश करते हैं तथा पूरे शरीर के विभिन्न कार्यों के उपयोग में लाए जाते हैं। जो अतिरिक्त वसा होती है वह शरीर से एडिपोज वसा के रूप में जमा हो जाती है। वसा के कार्य, वसा शरीर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऊर्जा प्रदान करना, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अतः यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा का संग्रह करना, अगला काम है क्या है? ऊर्जा का संग्रह। शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा वसी तंतुओं के रूप में उपस्थित रहती है। आवश्यकता के समय यह संचित वसा ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना, त्वचा के नीचे वसा की एक सामान्य परत रहती है, जिसके कारण शरीर का तापक्रम बाह्य वातावरणीय प्रभाव से नियंत्रित बना रहता है। अगला पॉइंट है वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति। कुछ वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के अवशोषण के लिए वसा आवश्यक होती है। अगला पॉइंट है आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना। शरीर के लिए कुछ आवश्यक वसीय अम्ल संश्लेषित नहीं हो पाते। इनकी पूर्ति भोजन द्वारा होती है। इनकी कमी से त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। अगला काम है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। वसा शरीर के कोमल अंगों जैसे वृक्क, हृदय आदि के बाहर गद्देनुमा रचना बनाकर बाहरी आघातों से रक्षा करता है। अगला पॉइंट है अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना। वसा पाचक रसों के स्राव को धीमा करती है, अतः अधिक देर तक भोजन की संतुष्टि महसूस होती है और भूख जल्दी नहीं लगती। अगला पॉइंट है प्रोटीन की बचत करना। शरीर में प्रोटीन मुख्य निर्माणक तत्व है। यदि कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो यह कार्य प्रोटीन करता है, परंतु यदि शरीर में वसा उपस्थित है तो वह प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने से रोकती है। इस प्रकार प्रोटीन की बचत होती है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना। वसा भोज्य तत्वों को विशिष्ट स्वाद व गंध प्रदान करती है, अतः वसा स्वादवर्धन का कार्य भी करती है। तले हुए खाद्य स्वादिष्ट लगते हैं। अगला पॉइंट है आमाशयिक व आंत्रमार्ग को चिकना बनाए रखना। वसा आमाशयिक व आंत्रमार्ग की मांसपेशियों को चिकना बनाए रखने में सहायक है। वसा की कमी से क्या होगा?
आवश्यक वसी अम्ल की कमी के प्रभाव से वृद्धि रुक जाती है, प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है तथा त्वचा के विभिन्न रोग हो सकते हैं। बच्चों व प्रौढ़ों में त्वचा की बीमारी में पीठ, पेट तथा टांगों में बाह्य तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने निकल आते हैं। इस लक्षण को टोड त्वचा कहते हैं। वसा की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन द्वारा वसा अधिक मात्रा में लेने से अतिरिक्त वसा शरीर में त्वचा के नीचे परत के रूप में एकत्रित होने लगती है। शरीर का भार बढ़ जाता है और यह मोटापा कहलाता है। मोटापा यह स्वयं में कोई रोग नहीं है, परंतु अनेक रोगों का कारण बनने में सहायक है। मोटापे की स्थिति में व्यक्ति डायबिटीज, मधुमेह से पीड़ित देखे जाते हैं। वसा की अधिकता में रोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में अधिक लेने होते हैं। वसा की अधिकता में रोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में अधिक लेने से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल पशु जगत के भोज्य पदार्थों जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर, घी, मलाई आदि में पाई जाती हैं। आहार में ऐसे पदार्थ अधिक होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो शरीर की रक्त वाहिनियों की अंदरूनी दीवार को अवरोधित करता है, जिससे रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं और रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। अगला पॉइंट है प्रोटीन। हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न अमीनो अम्लों से बना है। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इससे अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस तथा सल्फर की भी अल्प मात्रा विद्यमान होती है। प्रोटीन में उपस्थित मुख्य अवयवों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार होती है: कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर 0.3% तथा फास्फोरस 0.3% होती हैं। वर्गीकरण। आवश्यक अमीनो अम्ल 10 माने गए हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल 10 माने गए हैं: थ्रियोनिन, ल्यूसीन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, लाइसिन, वायलिन, ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन में लाइसिन है और वायलिन है। ट्रिप्टोफैन में ऑर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन। इन अमीनो अम्लों को भोजन में लेना अनिवार्य है। अन्य अमीनो अम्ल हैं जो भी शरीर हेतु आवश्यक हैं, परंतु इन्हें शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है, इसलिए इन अमीनो अम्लों को आहार में लेना जरूरी नहीं होता है। साधन की दृष्टि से प्रोटीन को 2 वर्गों में बांटा गया है। मतलब हमें प्रोटीन जिन स्रोतों से मिलता है उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला है पशु जगत प्रोटीन, पशुओं से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। समस्त पशु जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाया जाने वाला प्रोटीन इस वर्ग में आता है। मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं में यही प्रोटीन होता है। अंडा सर्वोत्तम प्रोटीन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल गुण और मात्रा में उपयुक्त पाए जाते हैं। वनस्पति जगत प्रोटीन। पशु जगत की तरह वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला प्रोटीन वनस्पति प्रोटीन कहलाता है। यह विभिन्न प्रकार की दालों, सोयाबीन, अनाजों और मेवों, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। गुण की दृष्टि से प्रोटीन को 3 वर्गों में रखा गया है। पूर्ण या उत्तम प्रोटीन वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उत्तम प्रोटीन है। जिस भोज्य पदार्थ में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वह उत्तम प्रोटीन माना जाता है। इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उत्तम अनुपात में होते हैं, इसलिए यह कोशिकाओं के बनने में तथा शारीरिक विकास के लिए सहायक हैं। विशेषकर पशु जगत से प्राप्त हुई प्रोटीन उत्तम प्रोटीन का उदाहरण है।
दूध में पाई जाने वाली कैसीन और अंडे का प्रोटीन उत्तम प्रोटीन है। मांस, मछली भी उत्तम प्रोटीन के उदाहरण हैं। सोयाबीन का प्रोटीन भी उत्तम प्रकार का है। आंशिक रूप से पूर्ण या मध्यम प्रोटीन वह भोज्य पदार्थ जिसमें एक अथवा दो आवश्यक अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहते हैं, ये मध्यम प्रकार का प्रोटीन कहलाता है। जब केवल इसी प्रोटीन का प्रयोग होता है तो उत्तम प्रोटीन की भांति कोशिकाओं की वृद्धि तथा विकास व पालन पोषण नहीं होता। इसलिए यदि मनुष्य केवल इसी प्रोटीन का प्रयोग करता है तो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, किंतु वजन में कमी नहीं आती। दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन मध्यम प्रोटीन का उदाहरण है। अपूर्ण या निकृष्ट प्रोटीन। निकृष्ट प्रोटीन वह है जिसमें बहुत कम आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इससे ना तो शरीर की वृद्धि होती है, ना ही कई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ना ही अन्य क्रियाएं होती हैं। इसका उदाहरण मक्के की जीन प्रोटीन है। यदि इस प्रोटीन को अन्य उत्तम और मध्यम प्रोटीन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो ये भी उपयोगी बन सकता है, जैसे रोटी के साथ दूध। इसे प्रोटीन का संपूरक मान कहते हैं। रासायनिक क्रिया की दृष्टि से प्रोटीन को 3 वर्गों में बांटा गया है। साधारण प्रोटीन, ऊपर जो था साधारण प्रोटीन, इस प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल के द्वारा होता है तथा ये प्रोटीन जल अपघटन के पश्चात सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं। अंडे का एल्बुमिन, रक्त की ग्लोबिन, मक्के की जीन तथा त्वचा व बाल का कोलेजन व केराटिन आदि इस प्रोटीन वर्ग में आते हैं। संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ की भी उपस्थित होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के साथ लौह लवण की उपस्थिति होती है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ वसा की उपस्थिति होती है। व्युत्पन्न प्रोटीन, ताप व एंजाइम्स की क्रिया तथा भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे जमे हुए रक्त में फाइब्रिन प्रोटीन तथा पकाए हुए अंडे का एल्बुमिन प्रोटीन। भोजन में स्रोत। प्रोटीन के भोजन में स्रोत। प्रोटीन पशु जगत तथा वनस्पति जगत दोनों साधनों से प्राप्त होता है। पशु वनस्पति प्रोटीन का उपयोग कर अपने शरीर के अनुरूप बना लेता है। मनुष्य पशु एवं वनस्पति दोनों माध्यम से प्रोटीन का उपयोग करता है। पशु प्रोटीन हमारे शरीर के अधिक समान होता है, अतः पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन अधिक उपयोगी होता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, पक्षी, दूध, पनीर आदि। कुछ वनस्पति प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली आदि। फल एवं सब्जियों का प्रोटीन अत्यंत निम्न कोटि का होता है। कुछ प्रमुख भोज्य पदार्थों की प्रोटीन की मात्रा प्रति 100 ग्राम। अनाज में 6 से 14, दालों में 18 से 24, सोयाबीन में 43, मेवे एवं तिलहन में 18 से 40, अंडा या मुर्गी में 12 से 13, मतलब मुर्गी के अंडे में। ताज़ा दूध में 3.5 से 4, मछली में 18 से 20, मांस यकृत में 18 से 22, मटर या सेम लोबिया में 17 से 25। यह स्रोत भारतीय आयुर्विज्ञान एवं शोध परिषद द्वारा लिया गया है। दैनिक आवश्यकताएं। हमें प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताएं कितनी होती हैं? वयस्कों की तुलना में बच्चों तथा किशोरों को आहार में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह प्रोटीन उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में भी मातृ तथा भ्रूण ऊतकों के विकास तथा दुग्ध स्राव हेतु आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का पाचन व अवशोषण। प्रोटीन का अपने सरलतम रूप अर्थात अमीनो अम्ल में परिवर्तन ही उसका पाचन है। पाचन की यह क्रिया मुंह से संभव नहीं हो पाती, क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम यहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं।
आमाशयिक रस में प्रोटीन पर क्रिया करने वाले पेप्सिन व रेनिन एंजाइम उपस्थित रहते हैं, परंतु पेप्सिन अक्रियशील अवस्था में रहता है। आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे क्रियाशील रूप में ले आता है। रेनिन एंजाइम दूध पर क्रिया कर उसके प्रोटीन केसिन को जमा देता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध पर क्रिया कर उसके प्रोटीन केसिन को जमा देता है। पेप्सिन की क्रिया से अपघटित होकर प्रोटीन पेप्टोन व पेप्टाइड में बदल जाते हैं। पक्वाशय के रस में ट्रिप्सिनोजन तथा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। छोटी आंत से निकलने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम इन पर क्रिया कर उन्हें अपने क्रियाशील रूप में ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं। प्रोटीन पर इन दोनों की क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड व पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। अंत में आंतों में पाए जाने वाले इरिप्सिन एंजाइम की क्रिया से प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले बिलाई प्रोटीन को अवशोषित कर रक्त प्रवाह में पहुँचाते हैं, जहाँ से ये कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। रक्त प्रवाह से यह यकृत में भी लाए जाते हैं, जहाँ इन पर विभिन्न चयापचय की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन के कार्य। शरीर के लिए प्रोटीन के कार्य एवं विविधता निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रूणावस्था से ही जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे और अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। प्रोटीन शरीर की क्षतिपूर्ति हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर टूट-फूट होती रहती है, इसलिए क्षतिपूर्ति आवश्यक है। शरीर की इस क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन सहायक है। यह शरीर के नए तंतुओं के निर्माण तथा टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसलिए यदि कोई दुर्घटना व शरीर में चोट लग जाए, कट जाए या जल जाए तो शरीर के पुनः स्वस्थ होने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसी कटे स्थान से बहने वाले रक्त को रोकने में भी प्रोटीन सहायक होती है। हमारे रक्त में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होती है, जो रक्त का थक्का बनाती है। फलस्वरूप रक्त का बहना रुक जाता है। अगला पॉइंट है शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। शरीर में आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी प्रोटीन उपयोगी है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा व कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होते, तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का विशेष महत्व है। विभिन्न एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन विशेष रूप से सहायक होती है। शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होती है। अगला पॉइंट है रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में उपयोगी। शरीर पर विभिन्न रोगों का आक्रमण होता रहता है, परंतु शरीर अपनी स्वाभाविक रोग निरोधक क्षमता के कारण स्वस्थ बना रहता है। प्रोटीन शरीर में इस रोग निरोधक क्षमता को उत्पन्न करने एवं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है विभिन्न क्रियाओं में सहायक। प्रोटीन शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं में भी सहायक होता है। यह रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाने में सहायक होता है। शरीर के रक्त संगठन को भी संतुलित बनाए रखने में प्रोटीन सहायक होता है। वास्तव में प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो प्रारंभ से अंत तक शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि तथा रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी एवं आवश्यक है। प्रोटीन की कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर? प्रोटीन की उचित मात्रा हमारे आहार में सम्मिलित होना परम आवश्यक है। प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन के अभाव एवं कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण लक्षणों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसकी एक तरफ मरासमस है, जो ऊर्जा व प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? ऊर्जा व प्रोटीन की कमी से। तथा दूसरी ओर क्वाशियोरकर है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। इन दोनों के मध्य अनेक ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं जो प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होते हैं। क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर का अर्थ
क्वासियोरकर का अर्थ पूर्व में निम्न प्रकार से दिया गया था, जैसे दूसरे बच्चे के जन्म से बड़े बच्चे को होने वाली बीमारी। अर्थात जैसे एक छोटा बालक है, अभी 1 साल का हुआ, उसके बाद उसका कोई भाई या बहन और आ गया, तो उस बच्चे को माँ का दूध मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि बड़े बच्चे को आकस्मिक दूध मिलना बंद हो जाता है। और यह समय होता है जब बच्चे के लिए केवल दूध ही उत्तम गुणों वाला प्रोटीन देने का स्रोत है। इसमें प्रोटीन की मात्रात्मक कमी हो जाती है, परंतु ऊर्जा मिलती रहती है। प्रोटीन की मात्रात्मक कमी हो जाती है, लेकिन ऊर्जा मिलती रहती है। तो इस रोग में बच्चे की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, सारे शरीर पर, विशेष रूप से चेहरे पर सूजन आ जाती है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बालों और चेहरे की स्वाभाविक चमक घटने लगती है। त्वचा रूखी, शुष्क हो जाती है। खून की कमी, अतिसार की शिकायत, भूख का घटना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का घटना भी प्रायः देखा जाता है। विटामिनों की न्यूनता भी होने लगती है। यकृत बढ़ जाता है, जिससे पेट निकला हुआ दिखाई देता है। यह क्वासियोरकर रोग के लक्षण है। मरासमस रोग, यह रोग उस स्थिति में होता है जब बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ ऊर्जा या कैलोरी पोषण की भी कमी होती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं वृद्धि रुक जाना, उल्टी दस्त, बच्चे का दिन प्रतिदिन सूखते जाना, पानी की कमी, सामान्य से कम ताप, पेट का सिकुड़ना अथवा गैस से फूलना व कमजोर मांसपेशियां। कुछ मरीजों में मरासमस व क्वासियोरकर के मिले जुले लक्षण भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी का प्रभाव वयस्कों पर भी पड़ता है। कमी के कारण सामान्य भर का घटना व रक्त की कमी देखी जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। प्रोटीन की गुणवत्ता, सामान्यतः प्राणिज खाद्य स्रोतों के प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल निर्धारित मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन कहा जाता है। वनस्पति स्रोतों के प्रोटीन में एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी देखी जाती है, इसलिए गुणवत्ता की दृष्टि से ये अच्छे प्रोटीन नहीं माने जाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। गेहूं में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है तथा दालों में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कम होते हैं। अनाज तथा दाल के मिश्रण जैसे खिचड़ी, इडली, डोसा में प्रोटीन की गुणवत्ता अच्छी होती है, क्योंकि अनाजों में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं जो दालों के लिए पूरक होते हैं तथा दालें अनाजों के लिए लाइसिन अमीनो अम्ल की पूरक होती हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता पशु आहार प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे प्रोटीन क्षमता अनुपात, शुद्ध प्रोटीन अनुपात, जैविक मूल और नेट प्रोटीन का उपयोग तथा रासायनिक स्कोर। सामान्यतः अंडे की प्रोटीन को लिया जाता है। तो अगला है जल, पढ़ेंगे जल। पानी की अनुपस्थिति हमें किसी भी अनेक पोषक तत्व की अनुपस्थिति की तुलना में अधिक तेजी से प्रभावित करती है। शरीर में जल की वांछनीय स्तर को बनाए रखने, जल संतुलन तथा विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के सुचारू संपादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के वजन का कुल 50 से 60% भार जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर भार का 60% तथा एक वयस्क महिला की शरीर भार का 55% जल होता है। व्यक्तियों का शारीरिक भार उनकी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। मांसल शरीर के व्यक्ति में जल की मात्रा मोटे व्यक्ति के शरीर से अधिक होता है। विशिष्ट गुणों के कारण जल शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो निम्नलिखित हैं। शरीर निर्माण कार्य, जल शरीर में विभिन्न अंगों और द्रवों की रचना में भाग लेता है। जल शरीर की प्रत्येक कोशिका के निर्माण में सहायता करता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका और ऊतकों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जो अंग अधिक क्रियाशील रहते हैं या उनमें चयापचय की क्रियाएं अधिक तेजी से होती हैं, उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे यकृत और मस्तिष्क आदि। दांत, वसा युक्त ऊतकों तथा अस्थियों जैसे अपेक्षाकृत निष्क्रिय अंगों में जल की मात्रा क्रमशः 10% होती है। मांसपेशियों में जल की मात्रा 80% तक होती है। अगला पॉइंट है वस्तुओं को घुलनशील बनाने में जल एक अच्छा घोलक है, जिसमें प्रायः सभी वस्तुएं घुल जाती हैं। पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने के योग्य बनाने के लिए पाचन क्रिया की जरूरत होती है। पाचन क्रिया में भी जल सहायक होता है।
जल पाचक रसों को तरल रूप देता है तथा पाचक अंगों में भोजन को गतिशीलता प्रदान करता है। पाचन के बाद भोज तत्व द्रव रूप में ही आंतों से अवशोषित होते हैं। वहाँ से ये रक्त या लसिका द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। रक्त या लसिका इन पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुँचाते हैं। कोशिकाओं में जल के माध्यम से अनेक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। कोशिकाओं में बने वर्ज्य पदार्थ रक्त के द्रव में अवशोषित होकर फेफड़े तथा वृक्क में पहुँचते हैं, जहाँ से वह निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार जल घोलक के रूप में जैविकीय क्रियाओं में सहायक होता है। अगला पॉइंट है ताप नियंत्रक के रूप में। जल शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। जल द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में संबंध रहता है। जल का संवहन एक अंग से दूसरे अंग में होता रहता है। इस तरह पूरे शरीर की त्वचा का तापक्रम नियामक रहता है। जब भी शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, जो हमारी त्वचा व श्वास संस्थान से जलवाष्प या पसीने के रूप में उत्सर्जित होने लगता है। जब यह जल वाष्प या पसीना बनकर उड़ता है तो वाष्प बनने के लिए जल शरीर से अतिरिक्त गर्मी अवशोषित कर लेता है। इस तरह शरीर ठंडा बना रहता है और तापक्रम बढ़ने नहीं पाता है। यही कारण है कि अत्यधिक क्रियाशील रहने पर या गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना आता है, जिससे शरीर से जल की अधिक हानि होती है। अगला पॉइंट है पोषक तत्वों का हस्तांतरण। जल शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी करता है। उदाहरणार्थ अवशोषित किए हुए ग्लूकोज का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। अगला पॉइंट है शरीर के वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकालना। जल शरीर में उत्पन्न हुए बेकार पदार्थों को अधिकांश मात्रा में अपने में घोल लेता है और उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचा देता है, जहाँ से ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ वर्ज्य पदार्थ पसीने के रूप में भी त्वचा से बाहर निकाले जाते हैं। अगला पॉइंट है शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा। विभिन्न नाजुक अंग एक थैली में बंद रहते हैं। इस थैली में द्रव भरा रहता है। यह द्रव बाहरी झटकों और आघातों से अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे हृदय और मस्तिष्क के चारों तरफ उपस्थित द्रव। स्नेहक के रूप में कार्य। जल का स्नेहक के रूप में कार्य। जल संधियों और आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का कार्य भी करता है। शरीर के आंतरिक अंग जल से घिरे रहते हैं। जल इनको नम बनाए रखता है। इस कार्य के कारण रक्तवाहिनियों तथा कोशिकाओं के बीच आवागमन में सुगमता रहती है। यह अंगों में क्रियाशीलता के समय घर्षण होने से भी रोकता है। शरीर के लिए जल प्राप्ति के शोधन। हमारे शरीर को जल की प्राप्ति किन साधनों से होता है? शरीर को जल 3 साधनों से प्राप्त होता है। पेय के रूप में जल। पेय पदार्थ के रूप में जल की काफ़ी मात्रा ली जाती है। यह पेय जल चाय, कॉफ़ी, शरबत, जलजीरा, सूप आदि के रूप में लिया जाता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 4 लीटर तक जल ग्रहण कर लेता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में भी जल की कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित रहती है और भोज्य पदार्थ जो शुष्क कहलाते हैं वे भी जल युक्त होते हैं। एक दिन के औसतन आहार में, जिसमें दूध भी शामिल है, लगभग 1 लीटर जल होता है। ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जल। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्वों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के चयापचय से भी जल उत्पन्न होता है, जिसे चयापचयी जल कहा जाता है। शरीर के लिए जल का निष्कासन। संक्षेप में शरीर से जल की निरंतर हानि निम्नलिखित माध्यमों से होती रहती है। मूत्र के रूप में, त्वचा से पसीने और श्वसन के रूप में जल निष्कासित होता है। फेफड़ों द्वारा निश्वास के रूप में जल निष्कासित होता है। बड़ी आंत से मलत्याग के रूप में जल निष्कासित होता रहता है शरीर से। शरीर में जल का संतुलन। शरीर में जल का संतुलन रहना अति महत्वपूर्ण है। शरीर में ली गई जल की मात्रा यदि निष्कासित जल की मात्रा के समान है तो शरीर में जल का संतुलन कहलाएगा। अर्थात जितना जल बाहर निकला है उतना जल हम ग्रहण कर रहे हैं, तब तो संतुलन बना रहेगा। शरीर में सामान्य रूप से जल का संतुलन बना रहता है, यद्यपि ली गई जल की मात्रा प्रतिदिन भिन्न भिन्न होती है। जल का निष्कासन कुछ हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि शरीर में ली गई जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है तो यह धनात्मक जल संतुलन कहलाता है। ऐसी स्थिति में जल ऊतकों में एकत्रित हो सकता है। यह रोग एडिमा कहलाता है। प्रोटीन की रक्त में अत्यधिक कमी होने के कारण रसाकर्षण दबाव सामान्य नहीं रहता, जिससे ऊतकों में द्रव भर जाता है।
अत्यधिक वमन होना, अतिसार होना, रक्तस्राव होना, ज्वर रहना, अधिक पसीना निकलना तथा शरीर जल जाने की स्थिति में शरीर से जल निष्कासन बढ़ जाता है। इस तरह शरीर में जल की बहुत कमी हो जाती है। इस स्थिति को ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। यदि शरीर से 10% जल की हानि हो जाती है तो स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो जाती है। इस स्थिति में भोजन का अवशोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, रक्त परिवहन ठीक नहीं रहता तथा गुर्दे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। जल की कमी शरीर के जल संतुलन पर प्रभाव। जल की कमी का शरीर के जल संतुलन पर प्रभाव। शरीर में मूत्र, पसीने, निश्वास और मल के रूप में जल की हानि निरंतर चलती रहती है। यदि इसी मात्रा में जल ग्रहण नहीं किया जाए तो शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है और शरीर द्रवों में परिवर्तन हो जाता है। मूत्र त्याग की मात्रा भी कम हो जाती है। शरीर के भार में शीघ्रता से कमी होने लगती है और कोशिकाओं का निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। यदि किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल हानि की मात्रा 5 से 10 लीटर तक पहुंच जाए तो उसे गंभीर रूप से अस्वस्थ समझना चाहिए। यदि शरीर में जल हानि की यह मात्रा 15 लीटर तक पहुंच जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जल की कमी से होने वाली हानि। शरीर में अत्यधिक जल की कमी से वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन में बाधा आती है। गुर्दे अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते, फलतः उनमें विकार आ जाता है। मनुष्य का वजन लगातार गिरता जाता है। व्यक्ति को लगातार दस्त या उल्टी होने की अवस्था में निर्जलीकरण की स्थिति आ जाती है। इस अवस्था में रोगी व्यक्ति को उचित समय रहते उपचार न दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु संभावित है। निर्जलीकरण के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या लक्षण है? अत्यधिक प्यास लगना, मूत्र की मात्रा में कमी आना, भूख न लगना, जी मचलाना, शारीरिक कार्य करने में असमर्थता, नब्ज दर में वृद्धि, श्वसन दर में वृद्धि इत्यादि लक्षण होते हैं। जल की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। शरीर में पानी के भंडारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य और शरीर की दक्षता को बनाए रखने के लिए जल को प्रतिदिन वांछित मात्रा में लेना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में ऊर्जा सेवन के आधार पर जल की मात्रा अनुमानित की जाती है। 1 मिलीलीटर प्रति किलो कैलोरी वयस्कों के लिए तथा 1.5 मिलीलीटर प्रति किलो कैलोरी शिशुओं के लिए। दूसरे शब्दों में जल की अनुशंसित मात्रा निम्न प्रकार है: 35 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भार वयस्कों के लिए और 50 से 60 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भार बच्चों के लिए और 150 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भार शिशुओं के लिए। अतिरिक्त मात्रा में लिया गया जल गुर्दों द्वारा निष्कासित हो जाता है। गर्म वातावरण तथा अधिक क्रियाशीलता में यह आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ये रहे आपके स्थूल पोषक तत्व। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।